तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, साइटोसोलिक रिसेप्टर, कैसे करके साइटोसोलिक रिसेप्टर सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज किया टारगेट सेल में, वो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर मिलता है जिसको न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलते हैं, वो कैसे करके अपना एक्शन को शो करता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोसोलिक रिसेप्टर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, ये किसका पार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का पार्ट है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में एक ये आएगा साइटोसोलिक रिसेप्टर, जिसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख चुके हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जिसका मोड ऑफ एक्शन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज़ को कैसे करके समझो। देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है ना, थायराइड हार्मोन क्या चीज़ है, यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या सिग्नल मॉलिक्यूल है। और हम लोग जानते हैं कि थायराइड हार्मोन को जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है टारगेट सेल में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर को थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो देखो कैसे समझते हैं। देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मैंने लिखा है पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। ठीक है ना, ये टारगेट सेल का साइटोसोल है, ये टारगेट सेल का न्यूक्लियस है, ये टारगेट सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे डीएनए है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि थायराइड जो हार्मोन होता है ना वो कैसा इन नेचर होता है, केमिकली एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है, मतलब ये लिपिड नहीं है। फर्स्ट थिंग, मतलब ये लिपिड नहीं है, मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड लाइगेंड, या हम लोग बोलेंगे नॉन स्टेरॉइड सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड का मतलब हो गया कि जो स्टेरॉइड नहीं है, मतलब जो लिपिड नहीं है, मतलब वो लिपिड नहीं तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक ही तो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा ना। ठीक है, तो ये वाला थायराइड हार्मोन जो होता है वो याद रखना हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है। तो जो थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, ये थायराइड हार्मोन को कहाँ तक पहुँचना है, अपने रिसेप्टर तक पहुँचना है। ठीक है, और ये किसके कैटेगरी में आता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के कैटेगरी में आता है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होता है वो कैसे करके अपना मोड ऑफ एक्शन को शो करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन को करवा के, या फिर हम लोग बोलेंगे जीन को एक्सप्रेस करा के। ठीक है ना, ये अपना मोड ऑफ एक्शन को शो करता है या फिर सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करता है टारगेट सेल में, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन है उसका रिसेप्टर कहाँ है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इस थायराइड हार्मोन को किससे जुड़ना पड़ेगा, अपने रिसेप्टर से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि जाके क्या हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है वो कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, या फिर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाइड एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। तो देखो यहाँ पर ये जो थायराइड हार्मोन है ना, वो थायराइड हार्मोन हाइड्रोफिलिक है, और यहाँ पर टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर है। तो ये जो लिपिड है ना, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, लेकिन थायराइड हार्मोन को अंदर पहुँचना ही नहीं होगा, क्योंकि अनलेस ही नहीं पहुँचेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन नहीं होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो देखो अब होगा क्या, ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो याद रखना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो थायराइड हार्मोन होता है ना, या जो नॉन स्टेरॉइड लाइगेंड्स या सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसका जो साइज जो होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि ये क्या करता है, लिपिड बाइलेयर को क्या करता है, धीरे 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 क्या कर लेता है, क्रॉस कर जाता है, और हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँच जाता है, टारगेट सेल के कहाँ तक, साइटोसोल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन कैसे करके साइटोसोल तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे इसका जो साइज जो है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर साइज वो इतना ज़्यादा माइन्यूट है कि ये धीरे 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 क्या करता है, इस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड का बना है उसको क्रॉस करता है, और कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ द टारगेट सेल पहुँच जाता है। तो ये क्या चीज़ है, थायराइड हार्मोन है, देखो पहुँच गया। ठीक है, अभी भी हम लोग बोलेंगे ये थायराइड हार्मोन को कहाँ तक पहुँचना है, न्यूक्लियस तक पहुँचना है, क्योंकि इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो अब देखो अब ये थायराइड हार्मोन हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। कैसे करके इंटर करेगा, तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू। देखो ये इंटर कर गया थायराइड हार्मोन, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे
ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जब ये थायराइड हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के पास क्या है, देखो थायराइड हार्मोन को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट है। तो ये थायराइड हार्मोन क्या करेगा, तुरंत ही अपनी बाइंडिंग साइट से जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये थायराइड हार्मोन अपने थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर अभी भी हम लोग बोलेंगे इनएक्टिवेट है, ये एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर इसका और एक बाइंडिंग साइट होता है। देखो यहाँ पर इस बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे और एक दूसरा मॉलिक्यूल्स को जुड़ना पड़ेगा। जब वो दूसरा मॉलिक्यूल्स इसके बाइंडिंग साइट से जुड़ेगा तभी हम लोग बोलेंगे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर एक्टिव हुआ। तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनोइक एसिड। तो ये जो रेटिनोइक एसिड है, जिसको बुक में RXR भी लिखते हैं, ये रेटिनोइक एसिड साइटोसोल से मूव करते हुए हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुँचता है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद ये किससे जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही ये रिसेप्टर से जुड़ा रेटिनोइक एसिड और हम लोग बोलेंगे थायराइड हार्मोन, तब इस रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड, ठीक है। क्या चीज, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, या इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोडाइमराइजेशन प्रोसेस। हेटेरोडाइमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, दो अलग मॉलिक्यूल क्या किया, डाइमर बनाया। तो दो अलग मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रेटिनोइक एसिड है और एक थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो अब ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, देखो ये रिसेप्टर अब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे देखो कि किससे बाइंड करेगा, डीएनए से बाइंड करेगा। तो देखो ये बाइंड करेगा डीएनए से, ठीक है ना। तो ये जब डीएनए से बाइंड करेगा, ये जो रिसेप्टर है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। तो जब ये जिस पार्ट डीएनए का ये जिस पार्ट से बाइंड करेगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट से बाइंड कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। डीएनए का जिस पार्ट से ये रिसेप्टर बाइंड करेगा उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट या लाइगेंड रिस्पॉन्स एलिमेंट या रेगुलेटरी साइट, ठीक है। तो डीएनए का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी साइट है या हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट या लाइगेंड रिस्पॉन्स एलिमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे ये जुड़ गया डीएनए से, तब ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड रिसेप्टर या हेटेरोडाइमर रिसेप्टर, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को रिक्रूट कराएगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर वैसा फैक्टर होता है जो कि हम लोग बोलेंगे डीएनए से आरएनए को बनवाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को कराता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रिक्रूट होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रिक्रूट होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए है उस डीएनए से क्या बनेगा, ये जो डीएनए है उस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो जब न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ, एमआरएनए बना, तो बट से प्रोटीन भी बनेगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि एमआरएनए देखो न्यूक्लियस से बाहर निकला, कहाँ पहुँचा, साइटोसोल में पहुँचा। और साइटोसोल में पहुँचने के बाद देखो ये किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के साथ जुड़ गया ये एमआरएनए। तो राइबोसोम के साथ जब जुड़ेगा तो राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। तो राइबोसोम क्या करेगा, देखो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स को बनाएगा। तो ये क्या हुआ, राइबोसोम प्रोटीन्स को बनाया और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, जो कि न्यूक्लियस से बाहर हुआ, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, आइदर ये प्रोटीन खुद एंजाइम का काम करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स को कराएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन दूसरा एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। दूसरा एंजाइम को ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा और वो एंजाइम फिर क्या कराएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है या न्यूक्लियर प्लाज्मिक जो रिसेप्टर होता है वो अपना मोड ऑफ एक्शन को शो करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करवाता है टारगेट सेल में। कैसे करके, हम लोग बोलेंगे बाय न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन या हम लोग बोलेंगे बाय जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे हैं और उस एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए हैं, थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल लेके मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, न्यूक्लियर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर को हम लोगों ने स्टडी किया अभी, ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो होता है ना, ठीक है, रेटिनोइक एसिड का जो रिसेप्टर होता है, विटामिन डी का जो रिसेप्टर होता है, ऑर्फेन न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है, ये सारा का सारा रिसेप्टर याद रखना हेटेरोडाइमर बनाएगा, ठीक है। हेटेरोडाइमर बनाएगा तभी जाके हम लोग बोलेंगे वो क्या करा पाएगा, सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करा पाएगा, ठीक है ना। तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर देखो यहाँ पर क्या हुआ, हेटेरोडाइमर बनाया है या हेटेरोडाइमराइजेशन हुआ, तभी देखो जाके क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन बना है, सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ है। उसी तरह रेटिनोइक एसिड भी क्या करेगा, हेटेरोडाइमराइजेशन करेगा। उसी तरह विटामिन डी रिसेप्टर भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हेटेरोडाइमराइजेशन करेगा। ऑर्फेन न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हेटेरोडाइमराइजेशन करेगा और क्या करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज़, न्यूक्लियर या न्यूक्लियो प्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है।
ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि हम लोग मोड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर, सुपर फैमिली या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग स्टडी करेंगे ये सेल सरफेस रिसेप्टर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है वो क्या स्टडी किया, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर्स को देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।